तो कहानी की शुरुआत में हमें 1951 के समय में डेनमार्क के कोपनहेगन शहर की घटना बताई गई। ये वो समय था जब डेनमार्क को नाजियों से आजाद हुए पूरे 6 साल बीत चुके थे और कोपनहेगन शहर की गली में हमें पाले नाम के एक आदमी को दिखाया गया। पाले के सामने अंधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ था और वो पाले से बोल रहा था, पाले बहुत जरूरी है कि तुम मेरे कहे हुए स्टेप्स को फॉलो करो। हम और तुम दोनों एक मिशन पे है और तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हम कामयाब हुए तो खुद भगवान हमसे बात करेंगे। और पाले से ये सारी बातें उसके सामने अंधेरे में खड़ा हुआ नेल्सन नाम का आदमी बोल रहा था। आगे हमें मेरी ओल्सन नाम की लेडी को दिखाया गया जो लाइब्रेरी में काम कर रही थी। उसी वक्त उसे पीछे से आकर एंडर्स ओल्सन नाम के आदमी ने पकड़ लिया। मैरी प्रेग्नेंट थी इसलिए एंडर्स उसका काफी ख्याल रखने लगा था। आगे हमें एक बैंक बताया गया जहाँ पर काफी लोग मौजूद थे। उसी वक्त बैंक के अंदर विंटर कैप पहने हुए आदमी ने आकर हवा में फायर किया। वहाँ मौजूद सभी लोग काफी डर गए और उस आदमी ने कहा, सभी अपने हाथ खड़े कर लो। उस आदमी ने काउंटर पर खड़े आदमी को बेच देते हुए कहा, इसे कैश से भर दो। उसी वक्त बैंक में मौजूद एक एम्प्लॉय ने अलार्म बजा दिया। उस वक्त रॉबरी करने आए आदमी के सामने खड़ा हुआ बैंक एम्प्लॉय पीछे हटने लगा। ये देखकर रॉबरी करने आए बैंक एम्प्लॉय ने उस आदमी को गोली मार दी और वो वहीं पर गिर गया। उस वक्त रॉबरी करने वाले आदमी ने दूसरे बैंक एम्प्लॉय से कहा, तुम मेरे इस बैग को कैसे भरो। वो एम्प्लॉय नहीं सुन रहा था, तब रॉबर ने उसे भी गोली मार के मार दिया। तब तक सायरन बजने के कारण बैंक के बाहर काफी लोग जमा हो चुके थे और गन अड़ाने पर तीसरा बैंक एम्प्लॉय कैश को बैग में भरने लगा। बैंक के बाहर लगी भीड़ को देखकर पुलिस ऑफिसर एंडर्स भी वहीं रुक गया। तब तक रॉबर पैसा लेकर बाहर आ गया और गन दिखाकर सभी को डराने लगा। रॉबर एक आदमी से उसकी साइकिल लेकर वहां से भागने लगा। उसी वक्त एंडर्स भी वहां पहुंचकर साइकिल से उस रॉबर का पीछा करने लगा। काफी दूर तक उस रॉबर का पीछा करने के बाद आखिरकार एंडर्स को उस रॉबर की साइकिल एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई मिली। एंडर्स वहीं उस रॉबर को ढूंढने लगा, तभी रॉबर ने पीछे से आकर एंडर्स पर गन अड़ा दी। वो रॉबर पाले था और वो एंडर्स से कहने लगा, घुटनों पे बैठकर अपनी आंखें बंद करो। एंडर्स काफी डर गया और वो अपनी आंखें बंद करके कहने लगा, मुझे छोड़ दो। कुछ समय तक आंखें बंद रखने के बाद एंडर्स को पुलिस के सायरन की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा पाले वहीं एक बिल्डिंग में जा रहा था। पुलिस की टीम वहां आ गई और एंडर्स उन्हें कहने लगा, वो बिल्डिंग में सीढ़ियों से ऊपर गया है, उसके पास गन है, इसलिए सावधान रहना। पुलिस की टीम ऊपर गई और कुछ ही समय में पाले को पकड़कर अपने साथ ले गई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आया तो यस जरूर टाइप कीजिए ताकि हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाए। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में मेरी कुछ बॉक्सेस को सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर रख रही थी और एंडर्स अपने सीनियर से रॉबरी के केस में बात कर रहा था। उसी वक्त एंडर्स के सीनियर को कॉल आया और ये कॉल एंडर्स के लिए था। फोन पर बात करके एंडर्स सीधे हॉस्पिटल गया। लाइब्रेरी में काम करते समय सीढ़ियों से गिरने के कारण मैरी का मिसकैरेज हो गया। एंडर्स जाकर मैरी से मिला और मैरी एंडर्स को देखते ही रोने लगी और आगे एंडर्स मैरी को हॉस्पिटल से अपने घर ले गया और मैरी के मिसकैरेज के कारण वो दोनों ही काफी दुखी हुए। एंडर्स पुलिस स्टेशन गया, तब उसके कलीग पीटरसन और सूजी उससे कहने लगे, बॉस हमें सुनकर बुरा लगा जो भी आपके साथ हुआ। एंडर्स ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हमें अपना काम करना है। मुझे बताओ तुम लोगों ने उस रॉबर के बारे में क्या पता लगाया। पीटरसन ने कहा, उस आदमी का नाम पाले हाड्रा पे, उसकी उम्र 28 साल है। वो टूल मेकर का काम करता है और शादीशुदा भी है। 1946 में इसे युद्ध अपराध में जेल की सजा सुनाई गई। एंडर्स ने कहा, और क्या इसने कोई और बैंक भी लूटा था और पैसों के बारे में क्या पता लगा। पीटरसन ने कहा, इसने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया। एंडर्स पाले की वाइफ से मिलने गया और पाले की वाइफ ने कहा, मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता और आप चाहो तो पूरे घर की तलाशी ले सकते हो। वो लोग एंडर्स के घर की तलाशी लेते हुए एंडर्स के रूम में गए जहां उन्हें दीवारों पर कई सारे स्केच बने हुए दिखाई दिए। एंडर्स ने सवाल किया, क्या ये सारी ड्राइंग्स तुम्हारे हस्बैंड ने बनाई है। पाले की वाइफ ने कहा, हाँ, उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई की है और ये सारी ड्राइंग्स उन्हीं के द्वारा बनाई गई। एंडर्स को रूम में पाले की शादी की एक फोटो भी दिखाई दी। एंडर्स ने सवाल किया, फोटो में तुम दोनों के साथ और कौन लोग हैं। पाले की वाइफ ने कहा, ये सभी पाले के फ्रेंड है। जब पाले जेल से छूटा उसके बाद जल्दबाजी में हम दोनों ने शादी कर ली। ये सभी पाले के वो फ्रेंड है जो उसके साथ जेल में थे। मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पाले का बच्चा रोने लगा और उसकी वाइफ उसे संभालने चली गई। एंडर्स भी पाले की एक फाइल देखने लगा जिस पर उसने स्केच बना रखे थे और एक पेज पर किसी एंजल का स्केच बना रखा था जिसके ऊपर गार्जियन एंजल लिखा हुआ था। आगे पुलिस की टीम पाले से सवाल कर रही थी और पीटरसन ने सवाल किया, तुम बैंक रॉबरी करते हुए पकड़े गए, इसके 2 हफ्ते पहले भी एक बैंक रॉबरी हुई थी, क्या तुम उस बैंक रॉबरी में भी शामिल थे। पाले ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं। तब वहां बैठे एंडर्स ने सवाल किया, तुम 1946 में एक बार पहले भी जेल जा चुके हो,
दुश्मन के साथ मिलकर काम करने के जुर्म में। तब पाले हंसते हुए कहने लगा, नेशनल सोशलिज्म में एक पुराने जमाने की झलक थी। हमें लगता है कि नाजियों ने बुरे काम किए, लेकिन वो तो एक मजबूत समाज बनाना चाहते थे। आज हमारे पास क्या है? एक बेमतलब का समाज जिसका कोई मकसद नहीं। यहाँ पर कोई बराबर नहीं, सब में भेदभाव है। एंडर्स ने कहा, तो तुमने 2 बेगुनाह लोगों को शूट कर दिया अपने मिशन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। पाले ने कहा, उन्होंने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने और मैंने उन्हें शूट कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं भगवान की इच्छा के खिलाफ जाता। आगे एंडर्स पाले की फाइल में लिखी हुई बातें पढ़ने लगा। तभी वहाँ पर सूजी आकर कहने लगी, मैंने पाले की वाइफ से बात की। पाले जब जेल में था तब उसके 4 दोस्तों का ग्रुप था, पाले, मिकेल जेनसन और ओले मोटेसन। लेकिन पाले की वाइफ को इसके चौथे साथी का नाम याद नहीं आ रहा। इनमें से जेनसन नाम का पाले का साथी अमेरिका चला गया और मोटेसन नाम का आदमी यहीं पर पिंक ड्रैगन नाम का क्लब चलाता है। वो लोग मोटेसन नाम के आदमी के बारे में पता करने के लिए पिंक ड्रैगन क्लब में गए। तब एंड्रेस ने मोटेसन को पाले का फोटो दिखाकर कहा, क्या तुम इसे जानते हो? पाले का फोटो देखकर मोटेसन ने कहा, मुझे उस बैंक वाले केस के बारे में कोई जानकारी नहीं। इस फोटो को लेने के बाद मैंने आज तक पाले को देखा भी नहीं। एंड्रेस ने कहा, फोटो में तुम्हारे पास में जो आदमी खड़ा है वो कौन है? मोटेसन ने कहा, बेउन शाह नेल्सन। इसे लोग पेंडुलम भी बुलाया करते थे। युद्ध के दौरान इसकी एक जर्मन ऑफिसर से लड़ाई हो गई थी और इसने एक लड़की के लिए उस जर्मन ऑफिसर की जान ले ली। तब जर्मन सिपाही इसे पकड़कर उनके सीनियर के पास ले गए। उस वक्त इसने जर्मन सिपाहियों को यहूदियों के बारे में जानकारी दे दी कि कुछ यहूदी लोग स्वीडन की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त जर्मन सैनिकों ने सभी यहूदियों को पकड़ लिया। बाद में इसने जर्मनी की सेना को भी धोखा दिया। तभी वहाँ पीटरसन ने आकर एंडर्स को बताया, यहाँ पर कोई भी रॉबरी वाला पैसा हमें नहीं मिला। मोटेसन ने कहा, नेल्सन और पाले मुझे जेल से निकालना चाहते थे। उसके बाद वो दोनों इंस्टेंट फिलोसफी वाली चीजों में पड़ गए। कुछ समय नेल्सन के साथ बिताने के बाद पाले पूरी तरह से बदल गया। ऐसा लगने लगा जैसे वो कोई और ही इंसान था। घर पर जाकर भी एंड्रेस इसी केस के बारे में सोचने लगा। तभी वहाँ मैरी आकर कहने लगी, क्या ये केस वही रॉबरी वाला है? एंड्रेस ने कहा, हाँ, पता नहीं इस केस की बातें मुझे क्यों चुभ रही है। एंड्रेस उठकर ब्रश करने लगा। तभी मैरी उस केस की डिटेल देखने लगी। अगले दिन पीटरसन ने एंड्रेस को नेल्सन नाम के आदमी की जानकारी निकाल के दी। जानकारी को पढ़कर एंड्रेस कहने लगा, 14 साल की उम्र में इसे इसके पिता ने घर से निकाल दिया और 16 साल की उम्र में इसे पहली बार जेल की सजा हुई। इसने साइकोलॉजिकल और हिप्नोसिस की पढ़ाई की है। ये सुनकर एंड्रेस ने पीटरसन से कहा, मुझे इसके साइकोलॉजिकल ग्रुप के बारे में सारी जानकारी चाहिए। शाम को पीटरसन ने एंड्रेस को एक बार में बुलाया और उस बार में नेल्सन नाम का वो आदमी भी मौजूद था। एंड्रेस ने कहा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आगे एंड्रेस ने नेल्सन को पाले का फोटो दिखाकर पूछा, क्या आप इसे जानते हो? नेल्सन ने कहा, यह मेरा पुराना साथी है पाले, जो अब एक बैंक रॉबर बन गया। तब एंड्रेस ने कहा, हमारे पास वारंट है, हमें आपका घर सर्च करना होगा। आगे एंड्रेस और पुलिस की टीम नेल्सन का घर सर्च करने लगी, लेकिन उन्हें नेल्सन के घर के अंदर भी रॉबरी का पैसा नहीं मिला। अपने घर पर आकर एंड्रेस नेल्सन की डिटेल देख रहा था। तब मैरी ने नेल्सन का फोटो देखकर कहा, तो ये उस रॉबर का पार्टनर होगा। एंड्रेस अपने घर से निकल रहा होता है, उसी वक्त उस पर नेल्सन नजर रख रहा था। दूसरी तरफ पाले पुलिस को बताने लगा कि जब वो नेल्सन के साथ जेल में था तब वो योगा क्या करते थे। जिस लाइब्रेरी में मैरी काम क्या करती थी, नेल्सन वहाँ चला गया और नेल्सन को देखकर मैरी उसे पहचान गई। नेल्सन मैरी से कहने लगा, मुझे इंस्टेंट फिलोसफी की बुक चाहिए। तब मैरी नेल्सन को अपने साथ ले जाकर उसे वो बुक्स दिखाने लगी। मैरी कहने लगी, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिला जिसे इंस्टेंट फिलोसफी की बुक पसंद है, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी के 4 साल फिलोसफी की पढ़ाई करके गुजारे हैं। तब नेल्सन कहने लगा, फिर तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में एक दूसरे से काफी कुछ शेयर कर सकते हैं। मैरी भी अपने घर पर आकर योगा करने लगी और एंड्रेस उसे देखने लगा। एंड्रेस ने मैरी से पूछा, क्या सचमुच तुमने नेल्सन से बात की थी? मैरी ने कहा, हाँ, वो वही था और मुझे उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई क्राइम कर सकता है। एंड्रेस ने कहा, वो एक पुराना नाजी है और उसका रॉबरी करने वाले पाले से जरूर कोई कनेक्शन है। देखो, वो खतरनाक आदमी है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अगले दिन एंड्रेस एक मनोचिकित्सक डॉक्टर डॉब्रोवस्की से जाकर मिला और एंड्रेस ने डॉक्टर डॉब्रोवस्की से पूछा, क्या आप अपने साइकोलॉजिकल रिसर्च ग्रुप के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? डॉब्रोवस्की ने कहा, उसका मकसद था लोगों का नजरिया बदलना और इस रिसर्च में हम लोगों ने मेडिटेशन, हिप्नोसिस, आउट ऑफ बॉडी से जुड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तब एंड्रेस ने डॉक्टर को नेल्सन का फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या आप अपने ग्रुप के इस आदमी को जानते हो? डॉक्टर ने फोटो को देखकर कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। इसे बहुत उत्सुकता रहती थी सब कुछ जानने की। आगे डॉक्टर एंड्रेस को कुछ वीडियो दिखाते हुए कहने लगा, आदिवासी लोग हिप्नोसिस का यूज किया करते थे। हिप्नोसिस एक अवस्था है जिसके जरिए वो हीलिंग करते थे। उन लोगों ने तो हिप्नोसिस के जरिए ब्रेन सर्जरी तक कर दी थी। क्या तुम इस बात को मान सकते हो? तब एंड्रेस ने कहा, तो इसका मतलब हुआ हिप्नोसिस का यूज अच्छी जगहों पे होता है। उसके जरिए हम किसी का मर्डर नहीं करवा सकते, बैंक में डकैती नहीं डलवा सकते। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगे, मैंने ऐसा नहीं कहा।
आगे डॉक्टर डेब्रोस्की जेल में पाले से मिले और डॉक्टर डेब्रोस्की ने पाले को हिप्नोटाइज कर दिया और डॉक्टर डेब्रोस्की ने कहा अब तुम उस समय में पहुंच चुके हो जब तुम हॉर्सेस जेल में थे। पाले भी उस जेल को विजुअलाइज करने लगा जिस जेल में वो 1947 में था। डेब्रोस्की ने विजुअलाइज किया कि वो उसकी जेल की सेल में था और वो कहने लगा मैं अभी अपनी जेल की सेल में हूँ और ये साल 1947 है। डॉक्टर ने पूछा क्या इस समय जेल से बाहर जाने के बाद तुम्हारा कोई प्लान है? पाले ने कहा मुझे एक मिशन को पूरा करना है। डॉक्टर ने कहा तो चलो बताओ तुम्हारा ये मिशन क्या है? ये सुनकर पाले डॉक्टर डेब्रोस्की के सामने घबराने लगा और वो कहने लगा मैं इस मिशन के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे गार्जियन एंजल ने बताने से मना किया है। डॉक्टर ने पूछा वो कैसा दिखाई देता है जिसने तुम्हें मना किया? पाले कहने लगा मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, वो मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। पाले बहुत परेशान होने लगा। तब डॉक्टर ने कहा तुम वापस प्रेजेंट में आ सकते हो। आगे डॉक्टर ने एंडेस को बताया ऐसा लग रहा है जिसे पाले के माइंड को लॉक कर दिया गया है और मैं इस लॉक को नहीं तोड़ सकता। जिसने भी पाले को हिप्नोटाइज किया उसने उसके माइंड को ब्लॉक कर दिया, यानी पाले का माइंड अब उसी आदमी के इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा। हिप्नोसिस अवस्था में माइंड को ब्लॉक करने के लिए कोई कोड यूज होता है, जैसे कि कोई शब्द या कोई संकेत या फिर किसी आदमी की आवाज। इस तरह से आदमी को हमेशा के लिए हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। उसे कुछ पता नहीं चलता उसके चारों ओर क्या चल रहा है और उससे सब कुछ करवाया जा सकता है। आगे एंडेस डॉक्टर को नेल्सन से मिलवाने के लिए ले गया और नेल्सन ने डॉक्टर को देखते से कहा डॉक्टर डोब्रोवस्की जो अभी पुलिस के लिए काम करने लगा है। तब एंड्रेस ने नेल्सन को साइकिल की फोटो दिखाते हुए कहा ये तुम्हारी साइकिल है जो हमें बैंक के पास मिली जिस बैंक को पाले ने लूटा था। नेल्सन ने कहा मुझे हैरानी है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी साइकिल चुरा ली। तब एंड्रेस ने सवाल किया पाले और आप जेल में एक ही सेल में बंद रह चुके हैं और आप दोनों उस सेल में एक साथ योगा करते थे। नेल्सन ने कहा मुश्किल हालातों में रहने के लिए हम जो कर सकते थे हम करते थे। एंड्रेस ने कहा और हिप्नोसिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी आध्यात्मिक विकास के लिए हिप्नोसिस का यूज किया था? नेल्सन ने कहा नहीं किया। नेल्सन की ये सारी बातें सुनकर एंड्रेस अपनी वाइफ की लाइब्रेरी में डॉक्टर डेब्रोवस्की की बुक लेने गया। तब मैरी ने पूछा तो तुम्हें शक है कि जिसने बैंक रॉबरी की वो हिप्नोसिस अवस्था में था? एंड्रेस ने कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है। मैरी ने कहा और तुम्हें लगता है कि नेल्सन ने उस आदमी को हिप्नोसिस करवा के काम करवाया? मुझे लगता है डॉक्टर डेब्रोवस्की इस बात को साबित करके कोई इतिहास बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ साबित करने की कोशिश मत करो जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। तब एंड्रेस ने कहा मैरी प्लीज मेरे काम के बारे में कुछ मत बोलो। मैरी चुप हो गई और एंड्रेस बुक लेकर वहां से निकल गया। आगे डॉक्टर डेब्रोवस्की ने पाले को हिप्नोटाइज करके उसे वापस 1947 के उस समय में भेज दिया जब पाले जेल में था। डॉक्टर डेब्रोवस्की ने कहा अब तुम अपने गार्जियन एंजल को अपने आसपास जेल में देख पाओगे। पाले को भी जेल वाला वो समय याद आया और उसने देखा कि उसके पास में नेल्सन था। नेल्सन उसका हेड शेव कर रहा था और वो दोनों आगे आईना देखकर हंसने लगे। नेल्सन वहां से चला गया और पाले ये सब याद करके डरने लगा। एंड्रेस के सीनियर एंड्रेस को बुलाकर कहने लगे तुम इस केस में वो हिप्नोटाइज वाली बकवास कहां से लेकर आ गए? तुम्हें बस एक बात पता करनी थी वो पैसा कहां पर छिपाया है। हमारे पास नेल्सन के खिलाफ कोई सबूत नहीं, उसे छोड़ दो। सीनियर से सुनने के बाद एंड्रेस ने नेल्सन को छोड़ दिया। तब एंड्रेस ने नेल्सन से कहा मुझे पता है इसके पीछे तुम हो और मैं ये साबित करके रहूंगा। तब नेल्सन ने कहा तुम और तुम्हारा ये डॉक्टर कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। नेल्सन मैरी से मिलकर कहने लगा मेरे एक दोस्त ने एक क्राइम किया और तुम्हारा हस्बैंड ये साबित करने में लगा है कि ये क्राइम मैंने किया। मैरी ने कहा क्या तुमने ये क्राइम किया? नेल्सन ने कहा नहीं मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन मैं अपने दोस्त को ये सब करने से रोक नहीं पाया, यही मेरी गलती है। एंड्रेस शाम को डॉक्टर डेब्रोवस्की से मिलने के लिए गया और उन्होंने एंड्रेस को बताया हिप्नोसिस में आप किसी के मन में ताले लगाकर उन्हें एक ही दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप इंसान के मन के साथ नए कनेक्शन बना सकते हैं, इंसान के मन में बैठी निराशाएं और रुकावटें दूर कर सकते। कहा जाए तो ये एक तरह का टूल है जिसके जरिए आप अच्छे या बुरे काम कर सकते। आगे पाले को 1947 की घटनाएं याद आने लगी जब वो जेल में हुआ करता था। पाले ने देखा कि उसके सामने नेल्सन बैठा हुआ था और वो इस तरह से बिहेव करने लगा जैसे उसके अंदर कोई और इंसान आ गया। और नेल्सन ने पाले से कहा पाले गार्जियन एंजल तुमसे बात करना चाहते, वो नेल्सन के शरीर के जरिए तुमसे बात करेंगे। तुम्हें उत्तरी राजशाही के संस्थापक के रूप में चुना गया है, तुम एक महान लीडर बनोगे। तुम्हें एक जरूरी मिशन पूरा करना है जिसके बारे में तुम्हें बेओन शाह नेल्सन बताएगा। भगवान की छत्र छाया में तुम्हारी सारी कमियां मिट जाएगी। ये बोलकर नेल्सन ऐसा व्यवहार करने लगा कि उसके अंदर जो शक्ति पाले से बात कर रही थी वो उसके शरीर से वापस बाहर निकल गई। और ये सारी बातें सुनकर पाले की आंखों से आंसू आने लग गए। ये सारी बातें याद करके पाले अचानक नींद से जाग गया। वो काफी डरा हुआ था।
उसी वक्त उसकी सेल में आकर एंड्रेस कहने लगा, मैंने देखा कि तुम जाग रहे थे, मुझे लगता है तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आती। एंड्रेस ने पूछा, उस दिन तुम्हारे पास मुझे मारने का मौका था, लेकिन तुमने मुझे गोली क्यों नहीं मारी? पाले ने कहा, क्योंकि तुमने गार्जियन एंजल भगवान की मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाया। तुमने गार्जियन एंजल का ऑर्डर माना और तुम बच गए। एंड्रेस ने पूछा, ये गार्जियन एंजल कौन है और ये क्या करता है? तब पाले ने कहा, गार्जियन एंजल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करता है। अगले दिन एंड्रेस अपने घर से निकलने लगा, तभी मारिया ने उसे कहा, नेल्सन वापस मेरी बुक शॉप पर आया था और वो ये बात भी जानता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। एंड्रेस ने कहा, ये तो पागलपन है, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। मैरी कहने लगी, हो सकता है कि वो बेगुनाह हो और हमें अपने कस्टमर से बात करनी पड़ती है। तब एंड्रेस ने चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। ये बोलकर एंड्रेस वहाँ से चला गया और मैरी काफी दुखी हुई, लेकिन फिर भी वो नेल्सन से मिलने एक रेस्टोरेंट में गई, जहाँ नेल्सन ने उसे बताया कि उसने एक जर्मन सैनिक को मार दिया था और किसी तरह से वो कैंप से निकल आया। तब मैरी भी नेल्सन को बताने लगी कि युद्ध के समय मैं और मेरी फैमिली सुरक्षित यहाँ पर निकल कर आ गए थे। हम काफी लकी रहे क्योंकि अभी मेरी लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, क्योंकि अभी अभी मैंने मेरे बच्चे को खो दिया, मेरा मिसकैरेज हो गया। नेल्सन ने कहा, सॉरी, ये तो काफी बुरा हुआ। एंड्रेस अपने घर पर गया, तब मैरी ने उसके लिए डिनर रेडी करके रखा था। एंड्रेस ने मैरी से कहा, तुम मेरा इंतजार कर रही थी, सॉरी मैं सुबह तुम पर चिल्ला दिया। तब मैरी ने कहा, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। और आगे वो दोनों डिनर करने लगे। अगले दिन एंड्रेस ने नेल्सन और पाले दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ करने का प्लान बनाया। उसी वक्त वहाँ पर एंड्रेस के सीनियर आकर कहने लगे, एंड्रेस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एंड्रेस का सीनियर उसे अपने ऑफिस में ले गया और कहने लगा, पाले ने सब कुछ कबूल कर लिया है तो तुम क्यों इस आदमी के पीछे पड़े हो? मुझे और पूरे डिपार्टमेंट को तुम्हारी सेहत की चिंता है। मैं तुम्हें 4 दिन देता हूँ, इस केस को जल्दी बंद करो। यह बात सुनकर पाले ने नेल्सन को वापस अपनी कस्टडी में ले लिया। आगे एंड्रेस डॉक्टर डिब्रोस्की को लेकर अपने घर गया। तब उसने देखा कि वहाँ पर पहले से काफी लोग मौजूद थे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और लोगों को अपने घर में देखकर एंड्रेस काफी खुश हुआ। पार्टी में पीटरसन एंड्रेस से कहने लगा, हम कोर्ट में ये बात साबित नहीं कर पाएंगे कि हिप्नोसिस के जरिए पाले से रॉबरी करवाई गई। पीटरसन की इस बात को लेकर एंड्रेस सोच में पड़ गया। आगे एंड्रेस नेल्सन से कहने लगा, एविडेंस की कमी होना हमारे लिए मुश्किल की बात नहीं है। तभी नेल्सन के लिए खाना आया और नेल्सन को देखकर एंड्रेस वो खाना गिराकर चला गया। तब एंड्रेस उस खाने को उठाकर खाने लगा। पाले की वाइफ भी अपना घर खाली करके जा रही थी। तब एंड्रेस ने पूछा, आप कहाँ पर जा रही हो? पाले की वाइफ ने कहा, यहीं पास में, लेकिन वो घर इससे छोटा होगा। आगे पूछताछ करने पर पाले की वाइफ एंड्रेस को बताने लगी, मैं नेल्सन को पाले से मिलने से पहले से जानती थी। एक्चुअल में नेल्सन ने मुझे पाले से मिलने के लिए कहा था। पाले के जेल से निकलते ही हम दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद पाले मुझे बहुत प्यार करने लगा। पाले एक बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन नेल्सन ने उसके आसपास मौजूद लोगों को कंट्रोल करके रखा था। मुझे नेल्सन से बहुत नफरत थी, लेकिन पाले ने मुझे जोर देकर कहा कि नेल्सन उसके स्पिरिचुअल कोर्स के लिए बहुत जरूरी है। नेल्सन भी मुझे चाहता था और उसने मेरा रेप भी किया। मैंने नेल्सन का विरोध किया और टूटी हड्डी जुड़ने तक मैं 5 हफ्तों तक घर में रही। मैंने पाले को बताया तो उसने क्या किया, उसने नेल्सन को मंजूरी दे दी। उसने कहा कि वो नेल्सन से जुड़ा रहेगा क्योंकि ये उसके आध्यात्मिक विकास का एक तरीका है। नेल्सन की बातों में आकर पाले दुनियादारी को पूरी तरह से भूल गया। एंड्रेस ने नेल्सन को बताया, मेरे पास 2 गवाह है जो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है कि तुमने पाले को हिप्नोटाइज किया और पाले की वाइफ के साथ भी रेप किया। तुम्हारे खिलाफ ऑफिशियली जांच शुरू करवाने के लिए ये काफी होगा। तब नेल्सन ने कहा, अगर मैं तुम्हें वो बताऊं जो तुम जानना चाहते हो तो मुझे क्या मिलेगा? एंड्रेस ने कहा, जब कोर्ट तुम्हें सजा सुनाएगा तो तुम्हारे कबूलनामे को याद रखा जाएगा और हो सकता है इससे तुम्हारी सजा भी कम हो जाए। नेल्सन ने कहा, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे जेल में अच्छा खाना चाहिए और मुझे आधे घंटे के लिए कोई लड़की चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत हो। मैं उसके साथ समय बिताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। एंड्रेस को नेल्सन का सच जानना था, इसलिए उसने जेल में उसके लिए खाने का अच्छा इंतजाम कर दिया और एक लड़की भी बुलाई जो उसके साथ समय बिताने वाली थी। एंड्रेस ने दरवाजा बंद करके कहा, पहले तुम कबूल करो, उसके बाद ही तुम्हें लड़की मिलेगी। यह सुनकर नेल्सन ने अपना बयान दर्ज करवाया कि उसने पाले हार्ड्रॉप को हिप्नोटाइज किया था और उसके बाद उसे 2 बैंक लूटने के लिए राजी किया। ये सारी बातें टाइप करके एंड्रेस ने नेल्सन से बयान पर साइन करवा दी और नेल्सन लड़की के कमरे में चला गया जहाँ वो लड़की के साथ इंटीमेट होने लगा। एंड्रेस भी बाहर रहकर काफी देर तक नेल्सन और उस लड़की की आवाजें सुनता रहा। काफी समय बाद नेल्सन रूम से बाहर निकला और कहने लगा, ये सब करते समय मुझे समय समय पर तुम्हारी वाइफ की याद भी आ रही थी। तुम्हारी वाइफ बहुत ही सुंदर है। क्या उसने तुम्हें हमारी बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया? तब अंदर मौजूद लड़की एंड्रेस से पूछने लगी, ये वापस जेल से कब निकलेगा? एंड्रेस ने कहा, इसे सजा होगी, लेकिन कबूलनामे के कारण इसे थोड़ी कम सजा होगी। तब नेल्सन ने कहा, तुम किस कबूलनामे की बात कर रहे हो? कम ऑन, इस पेपर पर किया हुआ सिग्नेचर मेरा असली सिग्नेचर नहीं है। इस पर मैंने राइट हैंड से सिग्नेचर किया है, लेकिन मैं तो लेफ्ट हैंडर हूँ। यह सुनकर एंड्रेस को नेल्सन पर काफी गुस्सा आया और वो उसे मारने लगा। उसी वक्त वहाँ दूसरे पुलिस वालों ने आकर एंड्रेस को पकड़ लिया। एंड्रेस अपने घर पर जाकर मैरी को बताने लगा, मुझे नेल्सन को छोड़ना पड़ा।
उसने मेरे साथ ट्रिक की। पहले उसने कबूल किया कि वो दोषी है, लेकिन बाद में वो अपने शब्दों से मुकर गया। मुझे पता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम नेल्सन से मिलती रही। अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो तुम नेल्सन से मिलती रहो, उससे बात करके कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करो। मैरी ने कहा, नहीं, अब मैं उससे नहीं मिल सकती। एंड्रेस ने कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। एंड्रेस की ये बात सुनकर मेरी तैयार हो गई। नेल्सन ने एंड्रेस के सीनियर को एंड्रेस के खिलाफ कंप्लेन की। तब एंड्रेस का सीनियर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम इन सब में कैसे फंस सकते हो? तुमने नेल्सन को शराब पीने की इजाजत दी और तुम उसके लिए लड़की लेकर आए, और तो और तुमने उसे मारा भी। मैं चाहता हूँ तुम नेल्सन के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसने वादा किया है वो प्रेस के पास नहीं जाएगा, नहीं तो वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करेगा। और आखिरी बार डॉक्टर डेब्रोस्की को मेरे सामने लेकर आओ। एंडर्स के सीनियर डॉक्टर डॉब्रोस्की से मिले और डॉक्टर डेब्रोस्की ने कहा, मैंने जितनी बार भी पाले को हिप्नोटाइज किया उतनी ही ज्यादा उसकी मुश्किलें बढ़ती गई। हिप्नोटाइज करने पर उसका शारीरिक दर्द बढ़ता गया, लेकिन हिप्नोटाइज करने के बाद उसने मेरे कुछ आदेशों को मानना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि उसके खाने में जहर है, तो वो अपने जेल में दिए हुए खाने को नष्ट करने लगा। मुझे लगता है नेल्सन ने पाले को हिप्नोटाइज करने के लिए उसके साथ जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी उसका सहारा लिया। तब एंडेस का सीनियर कहने लगा, नेल्सन ने ये सब किया, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं और हम कोर्ट में कहानियां नहीं सुना सकते। आगे नेल्सन ने मैरी को एंडेस का लिखा हुआ माफीनामा दिखाया और नेल्सन कहने लगा, आखिरकार तुम्हारे हस्बैंड ने मान लिया कि उसने मुझे बेवजह अरेस्ट कर रखा था। हो सकता है वो किसी सदमे से गुजर रहा है और सदमे को भूलने के लिए वो बाहरी दुश्मन खोज रहा है। मुझे लगता है उसकी फीलिंग को ट्रांसफर करने की जरूरत है। मैरी ने कहा, तुम्हारा मतलब है मेडिटेशन और योगा के जरिए? नेल्सन ने कहा, हाँ बिल्कुल, और इस काम में चाहो तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। आगे मैरी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गई, जहाँ उसे पता चला कि वो वापस प्रेग्नेंट हो गई है और ये खबर सुनकर मेरी काफी खुश हुई। एंड्रेस पाले की फाइल चेक कर रहा था जो उसे पाले के घर से मिली थी। उससे कुछ पता लगने के बाद एंड्रेस डॉक्टर डेब्रोस्की के पास गया और एंड्रेस डॉक्टर डेब्रोस्की से कहने लगा, ये देखिए, ये कुछ लेटर मुझे पाले के घर से मिले थे। पहले लेटर के ऊपर लिखा है ग्रीटिंग माय फ्रेंड, और उसके बाद जो नेल्सन पाले को बताना चाहता था वो सब लिखा है। और इसी तरह दूसरा लेटर भी है जो मीनिंगलेस है, लेकिन एक चीज ने मुझे रोक दिया। इस लेटर में भी नेल्सन ने नाम के ऊपर योर फ्रेंड लिखा है, उसके नीचे नेल्सन का नाम और ये 3 एक्स बनाए हैं। क्या ये ट्रिपल एक्स कोई साइन हो सकता है, जिसे स्वास्तिका या और कुछ? ये सुनकर डॉक्टर डेब्रोस्की ने कहा, एंड्रेस तुम तो जीनियस निकले। डॉक्टर डेब्रोस्की को उस वर्ड, नाम या साइन की तलाश थी जिसके जरिए पाले को हिप्नोटाइज किया गया और सारी जानकारियां उसके माइंड में लॉक कर दी गई, इसलिए पाले खुलकर कुछ भी नहीं बता रहा था। डॉक्टर डेब्रोस्की एंड्रेस पाले की सेल में गए और वहां पर एंड्रेस ने सेल में वही एक्स के निशान देखे। एंड्रेस ने पाले से उसकी बुक मांगकर खोल कर देखी तो उसके अंदर भी एक्स के निशान बने थे। तब डॉक्टर डेब्रोस्की ने एंड्रेस को अपने पास बुलाया और उन्होंने एंड्रेस को सेल में पाले का बनाया हुआ स्केच बताया। उस स्केच में भी एंजल की छाती पर एक्स बना हुआ था। आगे डॉक्टर डेब्रोस्की वो वीडियो देखने लगा जब एंड्रेस नेल्सन और पाले से पूछताछ कर रहा था, और पूछताछ करते समय उन्होंने देखा कि पाले नेल्सन के हाथों को देख रहा था और नेल्सन ने अपने दोनों हाथों को एक्स की शेप बनाकर रखा था। डॉक्टर डेब्रोस्की एंडर से कहने लगे, नेल्सन ने एक्स के साइन को पोस्ट सजेशन के रूप में रखा है, इसलिए जब भी पाले को एक्स का साइन दिखाई देता है, पाले के लिए इसका मतलब यही है नेल्सन की बताई हुई सभी बातों को सीक्रेट रखना। इसलिए पाले ने हमें अब तक कुछ नहीं बताया। पाले को एक आइसोलेट सेल में डाल दिया गया और उससे पढ़ने का सारा सामान ले लिया गया ताकि उसे कहीं भी एक्स का साइन दिखाई न दे। और रात में पाले को सोते समय वापस 1947 की घटना याद आने लगी, जब पाले नेल्सन के साथ जेल में योगा प्रैक्टिस करता था और नेल्सन पाले को हाथ के द्वारा एक्स का साइन दिखाते हुए कहने लगा, जब भी तुम्हें ये साइन दिखाई दे तो तुम समझ जाना गार्जियन एंजल तुमसे बात करना चाहते हैं, मैं ही तुम्हारा गार्जियन एंजल हूँ। पाले को ये बात याद आई और उसकी नींद खुल गई। सुबह जब पुलिस वालों ने दरवाजा खोला तो पाले अपनी सेल में कांप रहा था। एंड्रेस जब पाले से बात करने गया तो पाले ने एंड्रेस पर ही हमला कर दिया। तब पुलिस वालों ने आकर पाले को रोका। उन्होंने पाले को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और डॉक्टर डेब्रोस्की ने कहा, हमने इससे इसके भगवान को अलग कर दिया, इसलिए पूरी तरह से परेशान हो गया। ये हमारे लिए रिस्क है, हो सकता है ये मारा भी जाए। तभी वहाँ एंड्रेस के सीनियर ने आकर उससे कहा, तुमने हद कर दी, अब डिपार्टमेंट तुम्हारे कामों की जांच करेगा। आगे एंड्रेस डॉक्टर डेब्रोस्की के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आया और उसने डॉक्टर डेब्रोस्की को कहा, पाले की हालत और खराब होती जा रही है, अब हमें उसके ब्रेन के ताले को तोड़ देना चाहिए। एंड्रेस हॉस्पिटल गया और नर्स उससे कहने लगी, डॉक्टर अभी आने वाले हैं। तब एंड्रेस ने कहा, तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। तब नर्स वहाँ से चली गई और पाले कांप रहा था। दूसरी तरफ मैरी नेल्सन के साथ नेल्सन के घर पर थी और नेल्सन मैरी से कहने लगा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी दर्द को छुपा रही हो।
मैरी, जो भी तुम्हारा दर्द है उसे छुपाओ मत, उसे बाहर आने दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस दर्द को भूलने के लिए। तब मैरी ने कहा, हाँ मैं मदद चाहती हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हॉस्पिटल में डॉक्टर डेब्रोस्की पाले को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगा और नेल्सन भी अपने घर में मैरी को हिप्नोटाइज करने लगा। डेब्रोस्की पाले को कहने लगा, शांत रहो और गहरी सांस लो, अब तुम गार्जियन एंजल की आवाज सुन रहे हो। दूसरी तरफ नेल्सन मैरी को लेटाकर उससे कहने लगा, मैं 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। जैसे ही मैं 1 तक पहुंचूंगा तुम मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाओगी। पाले आपे से बाहर हो गया और डॉक्टर डेब्रोस्की ने उसे पकड़ लिया क्योंकि पाले को सारी बात याद आने लगी कि कैसे जेल में नेल्सन ने उस पर कंट्रोल किया था और उसके बाद उसे बैंक रॉबरी करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण उसके हाथों 2 लोगों की मौत हुई। डॉक्टर डेब्रोस्की ने कहा, अब तुम एक्स वर्ड से फ्री हो चुके हो, मैं तुम्हारा गार्जियन एंजल हूँ और मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। ऐसा कहते ही पाले नॉर्मल हो गया और पाले ने एंडर से कहा, मुझे पेन और पेपर चाहिए। उसने मुझे अपनी ही माँ को मारने के लिए मजबूर किया। काफी बार मेरे मन में विचार आए कि मैं अपनी माँ को मार दूं। उसी वक्त वहाँ पर पीटरसन ने आकर एंडर्स को बताया, मैरी इस वक्त नेल्सन के घर पर है। यह सुनकर एंडर जल्दी से नेल्सन के घर पर जाने के लिए निकल गया। एंडर्स गन लेकर नेल्सन के घर में गया। उसने देखा कि नेल्सन सोफे पे बैठा हुआ था और मेरी बेड पर लेटी हुई थी। नेल्सन ने कहा, मेरी अभी आराम कर रही है, खासकर जब तक तुम कन्फेस नहीं करते कि तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ। एंडर्स ने कहा, अब तुम खत्म हो गए, पाले आजाद हो गया। नेल्सन ने कहा, तो उसने तुम्हें बताया कि मैंने उसे हिप्नोटाइज किया, बैंक रॉबरी करवाई और 2 लोगों को मारने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे नहीं लगता इस जानकारी से तुम कुछ साबित कर पाओगे। मैंने तुम्हारी वाइफ के दिमाग में एक सुझाव डाला है और उसे कोड वर्ड के जरिए हिप्नोटाइज किया है। जब तक तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी वाइफ से कुछ भी करवा सकता हूँ। यह सुनकर एंडर्स ने नेल्सन को एक पंच मारा और उसने नेल्सन पर गन अड़ा दी। तभी मैरी खड़ी होकर कहने लगी, मुझे पंच काफी अच्छा लगा। और मैरी को देखकर नेल्सन ने कहा, यह इम्पॉसिबल है। मैरी ने कहा, इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जो लोगों के दिमाग में ताले लगा सकते हो। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर डेब्रोस्की आया और उसने कहा, नेल्सन के यहाँ आने से पहले मैरी मेरे पास आई थी और उसने मुझे उसके दिमाग को कंट्रोल करने दिया जिससे उसका दिमाग ब्लॉक हो जाए। नेल्सन, अगर तुम मेरे लेक्चर अच्छे सुनते तो तुम मैरी को लेकर कामयाब हो जाते। पुलिस नेल्सन को अपने साथ ले गई और एंड्रेस मैरी के गले लग गया। मूवी के अगले सीन में पीटरसन ने एंडर्स को एक न्यूज़पेपर लाकर दिया जिस पर लिखा था, नेल्सन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पाले को साइकोलॉजिकल कस्टडी में रखा गया। एंड्रेस नेल्सन को सजा दिलवाने में कामयाब रहा। आगे एंड्रेस नेल्सन से जेल में जाकर मिला और नेल्सन ने कहा, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। एंड्रेस हंसते हुए वहाँ से चला गया और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। बियोंशाह नेल्सन को 1967 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उसने कभी भी उसके ऊपर लगाए सम्मोहन के अपराधों को स्वीकार नहीं किया। पुलिस के अनुसार उसने जेल से निकलने के बाद भी लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे अवैध काम करवाना जारी रखा। 1949 में नेल्सन ने अपना खुद का हिप्नोटाइज क्लिनिक भी चलवाया और बाद में हिप्नोटाइज पर एक बुक भी लिखी और 1974 में नेल्सन ने आत्महत्या कर ली। पाले हार्ड्रोप को भी 1967 में मेंटल हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया और धार्मिक विचारों को अपनाकर परोपकारी काम करके अपना जीवन समर्पित कर दिया और 2012 में पाले हार्ड्रोप की भी मृत्यु हो गई। इस मूवी में दिखाया गया एंडर्स ओल्सन का किरदार एक्चुअल में रोलैंड ओल्सन नाम के पुलिस ऑफिसर पर आधारित था। रोलैंड ओल्सन ने हिप्नोटाइज से की हुई हत्याओं के केस को सुलझाया। पुलिस में नाजी संबंधित लोगों की भी जांच की। रोलैंड ओल्सन को कई बार उनके काम के लिए सम्मानित भी किया गया और 1972 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।